नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की चर्चा कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप ड्यू इग्नू जामिया के स्टूडेंट हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा है भूमिका, न्याय का अर्थ और वितरणात्मक न्याय की अवधारणा। और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे जॉन रॉल्स का वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत क्या है, जिसमें हम पढ़ेंगे न्याय का सरोकार किन चीज़ों से है, अज्ञान का पर्दा, और इसके साथ साथ जॉन रॉल्स के न्याय के 3 सिद्धांत हैं, जिसका अध्ययन भी हम पार्ट 2 में करेंगे। और पार्ट 3 में हम इसका मूल्यांकन और निष्कर्ष पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पार्ट 2 के अंतर्गत इतना टॉपिक करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको जॉन रॉल्स के सिद्धांत में एक भी डाउट नहीं चाहिए तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को पूरा देखें, तभी आप आंसर अपना 20 मार्क्स का अटैम्प्ट कर पाएंगे। आपको इस चैनल पर बेस्ट आंसर्स मिलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ड्यू के स्टूडेंट हैं या इग्नू के स्टूडेंट हैं या जामिया जेएनयू, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए, बीए ऑनर्स, एमए पॉलिटिकल साइंस, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इंस्टा मोजो के लिंक पर क्लिक करके आप वहां से जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के लिए और एमए के लिए भी बहुत सारी पीडीएफ अपलोड की जा चुकी हैं। तो अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है और एक अच्छे मटेरियल की तलाश है तो आप इंस्टा मोजो के लिंक पर जाकर अपनी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना है एग्ज़ाम में, तभी टीचर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जॉन रॉल्स का वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत, कि हम जो जॉन रॉल्स के वितरणात्मक न्याय की बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या है। जॉन रॉल्स एक उदारवादी विचारक हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उनका विचार किस प्रकार का है। जॉन रॉल्स कैसे विचारक हैं? उदारवादी विचारक हैं। उसने 17वीं और 18वीं शताब्दी में विकसित राज्य के अनुबंधवादी सिद्धांत का समर्थन किया, जिसके प्रमुख प्रवर्तक जॉन लॉक और रूसो थे। अनुबंधवादियों की मूल मान्यता यह थी कि राज्य का निर्माण एक अनुबंध या समझौते के द्वारा हुआ है। कि जो अनुबंधवादी थे वे क्या मानते थे कि ये जो राज्य का निर्माण हुआ है ये किसी अनुबंध या समझौते के द्वारा हुआ है, पर लोगों ने अनुबंध द्वारा राज्य को बहुत सीमित अधिकार प्रदान किए हैं। बट जो ये समझौता हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें राज्य को बहुत ही सीमित अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा शेष अधिकार अपने पास सुरक्षित है, अर्थात लोगों के पास शेष अधिकार सुरक्षित है। जॉन रॉल्स की कृति अ थ्योरी ऑफ जस्टिस उन दिनों प्रकाशित हुई जब उदारवाद बड़े संकट के दौर से गुजर रहा था, क्योंकि जॉन रॉल्स एक उदारवादी विचारक हैं। और इनकी कृति जो थी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस उन दिनों प्रकाशित हुई जब उदारवाद संकट के दौर से गुजर रहा था। अमेरिका में आश्वेत लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे तथा अधिकांश विकासशील जो देश थे उनमें उदार लोकतंत्र लड़खड़ा रहा था। इन देशों में बेकारी, मुद्रास्फीति और असंतोष ने गंभीर रूप धारण कर लिया था। प्रश्न यह था कि क्या उदारवाद बच पाएगा। ऐसी स्थिति में न्याय के एक ऐसे सिद्धांत की जरूरत थी जो लोकतंत्र के साथ साथ लोगों को रोजी रोटी और अन्य आर्थिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम पढ़ते हैं न्याय का सरोकार किन चीज़ों से है। अर्थात अगर हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय का संबंध किन चीज़ों से है। जब हम वितरणात्मक न्याय की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि किन चीज़ों का वितरण किया जाना चाहिए। अर्थात जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो किन चीज़ों का वितरण किया जाना चाहिए। जॉन रॉल्स के अनुसार समाज के सभी लोग इन चीज़ों की कामना करते हैं कि अधिकार व स्वतंत्रताएं, सुयोग और सुअवसर, आय और संपदा तथा वह सभी चीज़ें जो आत्मसम्मान का आधार है। रॉल्स ने इन्हें समाज के लिए प्राथमिक वस्तुएं माना है। समाज के लिए प्राथमिक वस्तुएं माना है। न्याय का सरोकार इन चीज़ों के वितरण से है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कौन सी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए, ये जॉन रॉल्स का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जॉन रॉल्स बताते हैं कि सभी लोग इन चीज़ों की कामना करते हैं, जिसमें शामिल है अधिकार, स्वतंत्रताएं, सुयोग, सुअवसर, आय और संपदा। ये सभी चीज़ें जो आत्मसम्मान का आधार हैं, यह सभी समाज के लिए प्राथमिक वस्तुएं हैं। और न्याय की बात करते हैं हम तो न्याय का संबंध इन चीज़ों के वितरण से है। ठीक है, कि व्यक्ति को सबसे पहले सुअवसर मिले, समानता मिले, आय मिले, संपदा मिले, इन्हीं से न्याय का संबंध है।
अब हम पढ़ते हैं अज्ञान का पर्दा। समझौता या अनुबंधवादी सिद्धांत मानने वालों ने एक ऐसे काल की कल्पना की है। जो समझौता और अनुबंध को मानते हैं, उन्होंने एक ऐसे काल की कल्पना की है जब राज्य संस्था का उदय नहीं हुआ था, अर्थात राज्य का उदय नहीं हुआ। उन्होंने उसे प्राकृतिक अवस्था के नाम से पुकारा है। प्राकृतिक अवस्था के नाम से पुकारा है। रॉल्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोग अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठे हैं। जब राज्य का उदय नहीं हुआ था और व्यवस्था कैसी थी, प्राकृतिक थी, और सभी लोग जो है अज्ञान के पर्दे के पीछे थे। किसी को किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं था। इन लोगों को अपनी क्षमताओं और श्रेष्ठताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इनकी श्रेष्ठता क्या है और क्षमता क्या है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह जिस अवस्था के अंतर्गत रहने का फैसला कर रहे हैं वह कैसी होगी। उन्हें इस चीज़ का भी ज्ञान नहीं था। इसे ही जो है अज्ञान का पर्दा कहा गया। परंतु वह विवेकशील प्राणी अवश्य हैं और अपने विकास में रुचि रखते हैं। परंतु वह कैसे व्यक्ति हैं? विवेकशील प्राणी हैं और अपने विकास में रुचि भी रखते हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल करके वे 3 निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। प्रथम, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था कायम की जाए जिसमें सभी को अधिकतम समान स्वतंत्रता उपलब्ध हो। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी को अधिकतम समान स्वतंत्रता उपलब्ध हो। सेकंड, सभी को अवसरों की उचित समानता मिले। अज्ञान के पर्दे के पीछे ही वह अवसरों की उचित समानता की भी बात करते हैं। अज्ञान के पर्दे के पीछे जो लोग बैठे हैं उनके लिए समझदारी की बात यही होगी कि वह एक ऐसे समाज का चयन करे जिसमें कम से कम असमानताएं पाई जाए, मतलब अवसरों की ज़्यादा से ज़्यादा समानता उपलब्ध हो। तीसरा, व्यक्ति व्यक्ति के बीच भेदभाव तभी उचित ठहराया जा सकता है जब यह साबित किया जा सके कि इससे समाज के सबसे ज़्यादा दीनहीन वर्ग की स्थिति अच्छी बनेगी। ठीक है, भेदभाव को तभी उचित ठहराया जाए जब दीनहीन वर्ग, जो समाज में सबसे पिछड़े वर्ग है, उनकी स्थिति अच्छी हो सके, तो ही भेदभाव को उचित ठहराया जा सकता है। इस प्रकार जॉन रॉल्स ने न्याय के 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनका संक्षिप्त विवरण हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। अब हम पढ़ेंगे जॉन रॉल्स के न्याय के 3 सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्याय का प्रथम सिद्धांत है समान आधारभूत स्वतंत्रताएं। जॉन रॉल्स के अनुसार उदार लोकतंत्र का विकल्प संभव नहीं कि जिसमें सभी चीज़ को उदार कर दिया जाए, लोकतंत्र बिल्कुल फ्री कर दिया जाए। इसलिए उदार लोकतंत्रीय सरकारें जिन अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर बल देते हैं वह निर्विवाद है। इनमें से कुछ प्रमुख अधिकार और स्वतंत्रताएं इस प्रकार हैं, अर्थात कुछ उदार लोकतंत्रीय सरकारें हैं, वह कुछ अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर बल देते हैं, उन पर कोई भी वाद विवाद नहीं होगा। इनमें से कुछ प्रमुख अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं। विचार स्वतंत्रता, धर्म तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने और उसे अपने अंदर प्रवेश करने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, उत्पादन साधनों पर निजी स्वामित्व तथा विवाह करने और कुटुंब स्थापित करने का अधिकार। यह सभी कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? समान आधारभूत स्वतंत्रताएं हैं, जो एक बेसिक स्वतंत्रताएं हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रॉल्स ने बालिक मताधिकार पर संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन किया कि जो बालिक मताधिकार है उस पर संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन किया। लोकतंत्र में चुनाव समय समय पर होते हैं। जनसंपर्क माध्यमों पर सरकार का एकाधिकार नहीं होता। जो जनसंपर्क माध्यम है अर्थात जो मीडिया है उस पर सरकार का एकाधिकार नहीं होता और न्यायपालिका भी स्वाधीन होती है। जो न्यायपालिका होती है वह भी पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। अर्थात जॉन रॉल्स का प्रथम सिद्धांत क्या है? सभी को समान आधारभूत स्वतंत्रता मिले, जिसमें हमने कुछ स्वतंत्रताओं का अध्ययन यहाँ पर किया है। न्याय का दूसरा सिद्धांत है अवसरों की समानता। पहले हमने स्वतंत्रता की बात करी, अब सेकंड है हमारा अवसरों की समानता। जॉन रॉल्स ने पूंजीवादी व्यवस्था को न्याय संगत ठहराया है। जॉन रॉल्स जो हैं उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को न्याय संगत ठहराया है। इसमें पूंजी का स्वामित्व निजी हाथों में होता है। पूंजी का स्वामित्व किसमें है? निजी हाथों में होता है तथा उद्योग व कारखाने कायम करने के अवसर मिलते हैं। उद्योगपति अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत लाभ अर्जित कर सकते हैं, परंतु सरकार इतनी सक्षम और प्रभावी होनी चाहिए कि वह इन कार्यों को संपन्न कर सके। कहने का अर्थ ये है कि न्याय का दूसरा सिद्धांत जो है अवसरों की समानता की बात करता है और जॉन रॉल्स जो है पूंजीवादी व्यवस्था को सही मानते हैं और कहते हैं कि पूंजी का स्वामित्व जो है निजी हाथों में होता है और उन्हें अवसर की समानता मिलनी चाहिए ताकि वह उद्योग धंधे स्थापित कर सके और सरकार इन कार्यों को कराने में सक्षम हो सके। प्रथम है बाजार पूरी तरह से प्रतियोगी बना रहे। बाजार को पूरी तरह से कैसा बना रहना चाहिए? प्रतियोगी बना रहना चाहिए।
क्योंकि उस स्थिति में चीज़ों की कीमतें और मजदूरी की उचित दर रह सकती है। कहने का अर्थ यह है कि बाजार में पूरी तरह से प्रतियोगिता होनी चाहिए, जिससे चीज़ों की कीमतें और जो मजदूरी दरें हैं वह भी उचित हो। सेकंड है, भौतिक साधनों और प्राकृतिक पदार्थों की बर्बादी ना की जाए। जो हमारे प्राकृतिक पदार्थ है और भौतिक साधन है उसकी बर्बादी ना हो, इनका सर्वोत्तम इस्तेमाल होना चाहिए। थर्ड है, संपत्ति और धन का खूब व्यापक वितरण होना चाहिए। सभी में जो है संपत्ति और धन का वितरण होना चाहिए। न्याय की मांग है कि सभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य हो। यहाँ जॉन रॉल्स के न्याय का अर्थ क्या है कि जो भी लोग हैं उनकी बेसिक जो नीड है वह ज़रूर पूरी होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है, सभी को ऊंचा उठने के बराबर अवसर उपलब्ध हो, जिसके लिए शिक्षा की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। अर्थात शिक्षा द्वारा ही हम अवसरों की समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्याय का तीसरा सिद्धांत, आय का पुनर्वितरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आय का पुनर्वितरण किस तरह किया जाए। जॉन रॉल्स ने अनुबंधवाद का सहारा तो अवश्य लिया, पर उसने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को उस रेखा से थोड़ा ऊंचा उठा दिया जहां लॉक और अन्य लेखकों ने छोड़ा था। लॉक और अन्य लेखकों ने उस सिद्धांत को छोड़ दिया था सामाजिक समझौते पर। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में रखा। लॉक मानते थे कि जो संपत्ति का अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकार है, परंतु रॉल्स प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता। वह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते हैं। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि लोग अपने श्रम या अपनी विशेष निपुणता के जरिए इस संपत्ति का उपार्जन करते हैं, परंतु उस पर केवल उन्हीं का हक नहीं है। रॉल्स लिखता है कि कौशल या निपुणता हासिल करने के लिए श्रेष्ठ चारित्रिक गुणों की ज़रूरत है और यह गुण पारिवारिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, जिसका श्रेय व्यक्ति स्वयं कैसे ले सकता है। रॉल्स ने कहा है कि जो संपत्ति का अधिकार है वह प्राकृतिक नहीं है और जो भी व्यक्ति अपने श्रम और मेहनत से विशेष निपुणता के जरिए जो संपत्ति का उपार्जन करता है, अर्थात जो संपत्ति प्राप्त करता है, उस पर केवल उसी का हक नहीं है रॉल्स के अनुसार। इसके साथ साथ रॉल्स लिखते हैं कि कौशल या निपुणता हासिल करने के लिए जिन गुणों की ज़रूरत होती है वह जो है पारिवारिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं कि पारिवारिक परिस्थिति कैसी है, जिसका श्रेय व्यक्ति कैसे ले सकता है। अर्थात एक ही व्यक्ति पूरी संपत्ति कैसे अपने पास रख सकता है। व्यक्ति ने जो कुछ भी अर्जित किया है उसके पीछे ना केवल उसके परिवार बल्कि पूरे समाज का हाथ है। जॉन रॉल्स मानते हैं कि व्यक्ति जो कुछ भी अर्जित करता है उसके पीछे ना केवल उसका परिवार बल्कि पूरे समाज का हाथ है। इसलिए समाज के व्यापक भलाई की दृष्टि से यह ज़रूरी है कि आय और संसाधन इस प्रकार बटे हों जिससे सामूहिक हितों की सिद्धि हो सके। उद्योगपतियों की आय का बड़ा हिस्सा करों के रूप में सरकार के पास चला जाएगा। इससे सरकार देश की सुरक्षा, यातायात, संचार आदि भी उपलब्ध कराती है। इस प्रकार सरकार करदाताओं की आय का हस्तांतरण समाज के कमज़ोर वर्ग को कर देती है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह भी है कि जो उद्योगपति हैं वह अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा जो है करों के रूप में सरकार को देंगे और सरकार उन पैसों का क्या करेगी, सुरक्षा, यातायात, संचार आदि उपलब्ध करवाएगी और इसके साथ साथ करदाताओं की जो आय का हस्तांतरण कमज़ोर वर्ग को कर देती है। कमज़ोर वर्गों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। आय के हस्तांतरण के बारे में जॉन रॉल्स ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी है कि कर की भी एक सीमा होती है। कर भी जो है एक सीमा तक ही लगाना चाहिए, अर्थात उद्योगपतियों से एक निश्चित अनुपात में ही वसूल किया जा सकता है। यदि कर की दर बहुत ऊंची होगी तो उत्पादन में कमी आ सकती है। अर्थात अगर कर की दर बहुत ही ज़्यादा लगाई जाएगी तो उत्पादन में कमी आ जाएगी। इससे उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ठीक है, उद्योग पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। आय का अधिक से अधिक हस्तांतरण समाज के सबसे ज़्यादा दीनहीन वर्गों को किया जाना चाहिए। जॉन रॉल्स के शब्दों में न्याय वास्तव में पुरस्कार का सिद्धांत न होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। जॉन रॉल्स कहते हैं कि जो हम न्याय दे रहे हैं वास्तव में पुरस्कार का सिद्धांत नहीं है, यह क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। अर्थात जो दीनहीन वर्गों को हम हस्तांतरण कर रहे हैं ये उन्हें एक तरह से प्राइज़ नहीं दे रहे हैं, क्षतिपूर्ति कर रहे हैं जो हमने समाज से लिया है। ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा और इसके साथ साथ आप वीडियो का पार्ट 3 ज़रूर देखें जिसमें हम इस वीडियो का मूल्यांकन और निष्कर्ष पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे एफर्ट्स और मेहनत पसंद आए हों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और इसके साथ साथ आप इंस्टा मुझे पर जाकर इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।